तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पाई शीट में 61 तक डिस्कस हो गया था, उसके आगे प्रॉब्लम्स है ना। 68 मेरे तेरा है ना। 68 if fx is equal to this and x belongs to this, then the maximum value of the function at the following value of x. क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें मेरे तेरे को? आंसर 4 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी है 4। और पीछे क्या दिया हुआ है? डी दे रखा है। हैं? डी दे रखा है। ई तो तेरा क्या आ रहा है? सिक्सटी एट डी तो है। वो गलत देख। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 71 71 शत्रुंजय क्या बोला? सर सेम 71 71 if for a function f of x f dash a is equal to 0, f double dash a is 0 and f triple dash a is greater than 0, then at x is equal to a, fx is neither maxima nor minima. क्या थ्योरी नहीं पढ़ते हो क्या? हाँ, अरे थ्योरी में ही समझाया था ये तो। f डबल डैश a 0 आ गया तो उसके बाद ट्रिपल डैश निकालते हैं, ट्रिपल डैश 0 आएगा तो आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर ट्रिपल डैश 0 नहीं आया तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आगे बोलो जल्दी से। 73 एक्सिस फॉर एक्स हैज ए स्टेशनरी पॉइंट एट, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, तो 73 एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव याद करो, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ऑब्वियसली एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर हियर, सो लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। -1 को लिख दे, ये टू द बेस ई है तो दिस इज log ऑफ 1 बाई ई टू द बेस ई, सो x इज इक्वल टू 1 बाई ई। यही हो गया स्टेशनरी पॉइंट। आगे 83 77 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 2, किसका है? विशाखा मेरा। क्या प्रॉब्लम आई है? 0 पे निकाल वैल्यू, 2 पे निकाल और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल दे। हाँ ओके सर। आगे बोलो जल्दी से। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे, तो प्रैक्टिस की जरूरत है बस। हाँ 83 वन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ साइन की पावर पी एक्स इंटू कॉस की पावर क्यू एक्स। यहाँ पर लोकल मैक्सिमा से मतलब है इनका। 83 तो एफ ऑफ एक्स यानी y इज इक्वल टू साइन की पावर पी एक्स इंटू कॉस की पावर क्यू एक्स। इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, साइन रेज टू दी पावर पी एक्स कॉन्स्टेंट है, q आगे आएगा, cos की पावर q माइनस 1x हो जाएगा, इंटू कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा, प्लस cos की पावर qx कॉन्स्टेंट p मल्टीप्लाइड बाई साइन की पावर p माइनस 1x इंटू साइन का करेंगे तो cos x, 0 डाल दिया। ठीक है, दिस इंप्लाइज कॉमन निकालेंगे, साइन की पावर p माइनस 1x कॉमन आ रहा है, cos की पावर q माइनस 1x भी कॉमन आ रहा है, तो साइन रेज टू दी पावर p माइनस 1x cos की पावर q माइनस 1x मल्टीप्लाइड बाई माइनस का साइन स्क्वायर x इंटू q प्लस का cos स्क्वायर x इंटू p इज इक्वल टू 0। तो क्यू पी cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और दिस इज 0, तीनों जीरो पॉसिबिलिटी है। साइन एक्स अगर 0 हो गया, लिख देता हूं एक बार, आइदर साइन एक्स इज 0
और cos x इज 0, और अगर वो 0 हो जाता है तो tan स्क्वायर x का वैल्यू हो गया p अपॉन क्यू। ठीक है, अब इनमें से मुझे चेक करना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, सो लेट अस सी। ऑब्वियसली क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो tan इनवर्स में ही आ रहा है आंसर, तो देयरफॉर यहां से अगर मैं देखता हूं, ये तो क्वेश्चन ही खत्म होता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। tan x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ p अपॉन क्यू। सो x इज इक्वल टू साइन इन tan इनवर्स रूट p अपॉन क्यू। बस वही आंसर हो जाएगा क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। पर चेक करने के लिए वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉट, वो हम ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं। यहां से इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, कॉमन निकालता हूं, tan स्क्वायर एक्स मुझे डेवलप करना है, तो p cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दिया, p इंटू साइन की पावर p माइनस 1x cos की पावर q प्लस 1x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस p नहीं निकालना चाहिए था मुझे, p एज इट इज लिखो और q कॉमन निकाल दो, माइनस का tan स्क्वायर एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स। आप चेक कर सकते हो, जब tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू p बाई क्यू से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और जब tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू p बाई क्यू से बड़ा हो जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इनका साइन हम कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि नथिंग इज गिवन अबाउट x कि क्या है, तो द क्वेश्चन इज नॉट वेरी गुड। इतना डिटेल में जा नहीं सकते क्वेश्चन के, क्योंकि अब इसका साइन और इसका साइन भी मैटर करता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका मतलब यही है कि केवल इसका साइन देखना है हमें, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 83 के बाद 89 बिफोर 89 है किसी का प्रॉब्लम? 84 84 if fx is equal to x square minus 1 upon x square plus 1 for every real x, then the minimum value of f is? (84) f of x is equal to x square minus 1 upon x square plus 1। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे। ऑब्वियसली मिनिमम का मतलब वही एब्सोल्यूट मिनिमा है। डेरिवेटिव से कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटरवल लेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे, प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे, दोनों पे लिमिट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे प्लस माइनस इन्फिनिटी पे fx टेंड्स टू 1 जा रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, बहुत ही सिंपल सा लिमिट है। नाउ उसके बाद f डैश x को 0 डाल देंगे और वहां पर भी वैल्यू इसका निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, किसी ने किया है क्या? f डैश x को 0 डाल के कोई वैल्यू निकाला है क्या x का? यस सर। क्या आ रहा है? मिनिमम वैल्यू f की -1 आ रही है। -1 आ रही है, हाँ, यानी फंक्शन x की वैल्यू 0 आ रही है। f डैश x हाँ। को 0 डालने पर x का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो -1 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया है ना। विषय का आगे क्या समझ में? आप दूसरा तरीका और कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलस। ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर
कॉमन निकाल के जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो की सॉरी ये 1 की तरफ टेंड कर जाएगा। ठीक है, कुछ लोग मुझे ब्लैंक दिख रहे हैं लिमिट के केस में भी। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, फास्ट समझा करो ऐसी चीजों को। और जो पुराना चीज कर चुके हैं उसके ऊपर कमांड होना चाहिए एकदम। सॉरी सॉरी सॉरी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना था मुझे। इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स को 0 डाल के निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी जैसा पार्थ बता रहे हैं, तो उससे एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1, तो मिनिमम वैल्यू -1 हो गया। प्रॉब्लम इज ओवर। बट अगर हम विदाउट यूजिंग कैलकुलस करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x² + 1 - 2 विदाउट यूजिंग कैलकुलस की काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीजें हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलस 1 - 2 अपॉन x² + 1। ठीक है, ये एफ एक्स को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर जब x², ये इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ये क्वांटिटी मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कितना होगा? 1, क्योंकि x² तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो डिनोमिनेटर मिनिमम 1 हो गया। तो ये पूरा फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया 2, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, एंड वी आर डन। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 84 के बाद 89। 89 से पहले नहीं है और कोई? 89 द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस इन द इंटरवल आर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? सर इसमें आंसर सी दे रखा है बट मेरा ए आ रहा है। अच्छा, 0 पे वैल्यू निकाला तो 0 ही आ गया। ठीक है, और 9 पे वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ रहा है? सर वो भी डेटा नहीं है लेकिन 9 पे मैक्सिमम नहीं था। हाँ? अभी वो डेटा नहीं है लेकिन 9 पे मैक्सिमम नहीं था। निकाल लिया, डेटा में क्या प्रॉब्लम है ऐसा? 9 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया x³। आंसर का प्रॉब्लम है क्या? यस सर। मेरे पास कुछ करेक्शन तो नहीं किया हुआ है, देखते। x³ - 18x² + 96x मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। 0 पे तो 0 ही आ जाएगा। एफ ऑफ 0 पे एक्चुअली लिमिट निकालनी है अपने को, क्योंकि ओपन इंटरवल दिया हुआ है। एंड 9 पे 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 का क्यूब 9 9 जा 81, 9 729 माइनस 18 इंटू 81। कैलकुलेशन देखना जल्दी से। 96 इंटू 9, सही है क्या? देखो यहां तक सही है क्या? यस सर। Yes, sir. वन 135। ठीक है,
ये आ रहा है क्या? सही है कैलकुलेशन? देखो Yes, sir. ऑल राइट। अब एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। 3x² माइनस 26x, सॉरी 36x प्लस 96, जीरो डाल दिया, 3 से कट जाएगा। सो x² माइनस 12x प्लस 32, ठीक है 32 बन रहा है। किसी का फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? सर 8 and 4. हाँ, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आइदर x इज इक्वल टू 4 और 8, तो 4 और 8 पे भी वैल्यूज निकालनी है। यस सर। सर 8 पे हमारा मिनिमम आ रहा है और 4 पे मैक्सिमम आ रहा है। हाँ, तो 4 पे कितना आ रहा है वैल्यू? 4 पे 160 आ रहा है। सही सही बताना वैभव, कितना? 160। और 8 पे कितना आ रहा है? 128। 128। तो मिनिमम तो 0 हुआ ना। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस इन दिस इंटरवल, 160 तो मैक्सिमम हो गया और मिनिमम वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, 0 ही होगा। ए सही है आंसर। यस सर। चलो आगे नेक्स्ट वाला बोलो। 91. x upon 1 plus x tan x is maxima at, अब यहां पर इज मैक्सिमा एट का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा निकालना है। नाइन्टी वन y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x इंटू 10x, dy बाई डी एक्स को 0 डाल देंगे। dy बाई डी एक्स 1 प्लस x इंटू 10x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 का 0 हो गया, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू 10x का होल स्क्वायर, 0 डाल दिया, ठीक है। x 10x यहां से दिख रहा है मुझे, x 10x यहां से भी दिख रहा है, दोनों कैंसिल कर दिया एक दूसरे से। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 डाल दिया, सो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया। दिस मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। आया समझ में? ठीक है। अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था वैसा ही करेंगे। यहां से सेक स्क्वायर एक्स को बाहर ले लेंगे, साइन चेक करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर से छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो मिनिमा हुआ। आंसर क्या दिया हुआ है? सर बी। एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यही दिया हुआ है क्या? Yes, sir. और वापस देख लेते हैं एक बार, कुछ गलती नहीं हो रही अपने से। dy बाई डी एक्स को लिख देते हैं ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें बहुत लेंदी भी हो जाएगा। यहीं से देख लेते हैं, कोर्स सोचते हैं वापस।
cos x का वैल्यू अगर x से छोटा हुआ डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका तो साइन मैटर ही नहीं करता, ये तो पूरा ही पॉजिटिव है। और cos x का वैल्यू अगर x से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मिनिमा आ रहा है। मिनिमा ही होना चाहिए ये, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, आगे बताओ। 93. 93. The minimum value of log x upon x in the interval 2 to infinity. The minimum value of log x upon x in the interval. किसका है प्रॉब्लम ये? For parts. पार्थ, क्या प्रॉब्लम आ रही पार्थ? सर इसमें आंसर डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है। तो मतलब 2 पे वैल्यू निकाला होगा, यस सर। इन्फिनिटी पे भी वैल्यू अपने मतलब इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी पड़ेगी अपने को। निकाली थी इन्फिनिटी पे लिमिट। इन्फिनिटी पे लिमिट निकालने के लिए एलोपिटल रूल लगा देंगे, 1/x 1, इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। 2 पे log 2/2 आ गया, और डेरिवेटिव का वैल्यू 0 डालने से क्या आ रहा है? सर x इज इक्वल टू e आ रहा है। हाँ अक्षर x बोल। इज इक्वल टू e। ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो log is 1 हो गया, 1/e। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू log 2/2। 93 does not exist। चेक कर लेते हैं एक बार वापस और। log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। मिनिमम वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/x डेरिवेटिव नीचे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। एंड और क्या रहा था? dy बाई dx को 0 डालने से क्या क्या निकल रहे हैं? सर y इज इक्वल टू 1 अपॉन e। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e। e, ठीक है। सो f ऑफ e का वैल्यू निकालेंगे log e अपॉन e 1/e। सही है, सही है। सही तो है, डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट, डज नॉट एग्जिस्ट बोलना चाहिए क्या मुझे? लेट मी थिंक। यस, देखो सही सही कर रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया हमने, ये वाला भी एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, बट ये इसका लिमिट आ रहा है। ठीक है, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो fx 0 की तरफ जाएगा, लेकिन fx एग्जैक्टली 0 होगा ये तो पता नहीं अपने को। ठीक है, fx 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बट एग्जैक्टली 0 होगा ये नहीं कह सकते अपन, है ना, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट आएगा।
अब इसमें करेक्शन करने के बाद में मुझे वापस ख्याल आया, 89 पे जाएं वापस अपन, क्वेश्चन नंबर 89 पे। उसमें भी ओपन इंटरवल दिया हुआ था। यस सर। तो ओपन इंटरवल वालों में हम मतलब लिमिट तो निकाल लेते हैं, लेकिन लिमिट निकालने पर वो एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की वो अचीव नहीं होगी, है ना। फंक्शन विल टेंड टू दैट नंबर, तो फंक्शन माइट नॉट बी इक्वल टू दैट नंबर, ये हमें पता नहीं है। आगे समझ में, फंक्शन विल बी इक्वल टू दैट नंबर, लिमिट के इक्वल तभी होता है जब वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो ये चीज हमें नहीं पता होती है। ठीक है, लेकिन 89 में, अब 89 में वापस सोचते हैं, 89 में 0 होना पॉसिबल है फंक्शन का वैल्यू, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस देयर। ठीक है, बहुत सटल पॉइंट है, वापस समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम लिमिट निकाल रहे हैं एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वापस से लिमिट का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। जब हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a एंड fx टेंड्स टू l, तो x बिलोंग्स टू a का नेबरहुड होता है, मतलब नॉट इक्वल टू a होता है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a होता है। बट fx के लिए हम ऐसा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, as x tends to a, as x tends to a, if fx tends to l, तो हम बोलते हैं कि l is the limit of the function as x tends to a. That's right. जब हम x tends to a बोलते हैं तो x is never ever equal to a, but when fx tends to l, तो fx might be equal to l also. Correct? In which case, when the function is continuous, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम जब ये a पे लिमिट l आ रहा है और a पे वैल्यू भी तो फंक्शन का l हो ही सकता है ना, होता ही है जब कंटिन्यूस होता है। तो आगे बात समझ में, ठीक है। तो कंटिन्यूस होने के केस में तो वो वाला वैल्यू अचीव कर लेगा जो कि लिमिट का वैल्यू आ रहा है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर वो अचीव नहीं करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर ए सही था, 160 एंड 0 सही है, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां पर हम 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है, तो 0 पे वैल्यू भी 0 ही है एक तरह से फंक्शन का। दो इस क्वेश्चन में अब ये कंफ्यूजिंग दे दिया इन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा है कि हमें 0 इंक्लूड करना है या नहीं करना है। अगर हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं तब तो सी ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो ए ऑप्शन होगा, बट 0 की तरफ फंक्शन का वैल्यू जा रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो x इंफिनिटी तो कभी होगा नहीं, तो fx विल टेंड टू 0, fx विल टेंड टू 0 बट नेवर एवर इक्वल टू 0, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी कोई डोमेन का एलिमेंट नहीं है यहां पर। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस फंक्शन का log x अपॉन x का, तो ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, जहां तक मैं, अभी पूरा डिस्कशन नहीं है ग्राफ के हिसाब से, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, 1 पे 0 आएगा, e पर 1/e आ रहा है, एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर इसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है क्या, x इंटू 1/x माइनस का log x इंटू 1 माइनस log x, ये डेरिवेटिव आ रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, log x इज लेस देन 1, x इज लेस देन e, जब तक x e से छोटा है तब तक ये इंक्रीजिंग है, और x e से बड़ा होते ही डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंड x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 पे भी लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 पे लिमिट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा log x अपॉन x 0 पे,
ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आएगा। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज 1,0 एंड दिस इज ई। यहां पर 1/e वैल्यू आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लिखा है। x अगर e से बड़ा होगा तो log x 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, e के बाद ये डिक्रीज करेगा और ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 की तरफ जाएगा, ऐसे 0 की तरफ टेंड करेगा। आगे क्या समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, 2 यहां पर कहीं होगा, तो हमें तो इस इंटरवल के अंदर अंदर डिस्कस करना है, इसकी जरूरत नहीं है इस साइड की, उस साइड में हमें जरूरत है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x इन द इंटरवल, इस इंटरवल में हमें देखना है। 2 के ऊपर इसका वैल्यू आ गया log 2 अपॉन 2, ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू, इससे छोटा हो रहा है वैल्यू यहाँ पर आगे जाके, लेकिन वो क्या होगा हमें नहीं पता है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा था ये वाला प्रॉब्लम। आगे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। So 97. 97. The denominator of a fraction number, fractional होना चाहिए, fraction number is greater than 16 of the square of the numerator, then least value of the number is 97. The denominator of a fraction number is greater than 16 of the square of the numerator. ऊपर मैंने न्यूमरेटर x ले लिया, तो डिनोमिनेटर जो है 16 ऑफ द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर, यानी x स्क्वायर प्लस 16 है, दिस इज y। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। आगे क्या क्वेश्चन समझ में? ठीक है। किसका था प्रॉब्लम? Summer. हाँ, Summer. सौम्या। हेलो सौम्या, आवाज नहीं आ रही मुझे। Sir. हाँ, तेरा था क्या प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ, फिर आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सर सॉल्व नहीं हो रहा था। सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। Denominator of a fractional number is greater than 16 of the square of the numerator, the least value of the number। ठीक है, सही बनाया अपन ने फंक्शन। तो dy by dx निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 माइनस का x इंटू 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर आएगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रहा है। When the interval is not given, तो हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही लेंगे। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी निकालेंगे, x कॉमन निकाला, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस 16 बाई एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल किया, इंफिनिटी पे 0 आ जाएगा। दोनों ही केसेस में प्लस माइनस इंफिनिटी पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f ऑफ 4 का वैल्यू आएगा 4 अपॉन 16 प्लस 16 32, एंड f ऑफ माइनस 4, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 16 32 माइनस का 1/8। बोल देख क्या आंसर है? लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर -1/8।
क्या आंसर है? यही है सर। क्या गलती हो रही थी देर से? तो कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलत कर दिया। हाँ, चलो आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 96। 96। क्या पीछे क्यों जा रहे हैं? सर वो मिस हो गया था एक बार गलती से। The real number x when added to its inverse gives the minimum value of the sum at x is equal to. The real number x when added to its inverse gives the minimum value of the sum at x is equal to. इसका मिनिमम वैल्यू, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मेरा -1 आ रहा है, इसमें 1 दे रखा है। At x is equal to, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। देन डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 0 1 का 0 हो गया, -2 पर जाके +2 बन जाएगा, अपॉन एक्स क्यूब आएगा। सो क्या चाहिए था हमें? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 पे होगा पॉजिटिव, 1 ही आएगा। क्या आंसर है पीछे? तो 1 ही दे रखा है, तेरा क्या आ रहा है? -1। कैसे आ गया? सर अगर फंक्शन में डाले तो फिर तो -2 तो -1 पे ही आएगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक मिनट देख लेते हैं। अगर मैं 1 डालता हूं तो 2 आ रहा है, -1 डालता हूं तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ दी सम -1 पे ही हुआ, ठीक है। यहाँ पर इनका लोकल मिनिमा का मतलब है या एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब है, ये प्रॉब्लम तो बहुत जगह आ सकती है, ठीक है। मेरे ख्याल से इनका मतलब यहाँ पे लोकल मिनिमा है, क्योंकि एग्जामिनर्स भी बहुत केयरलेसली काम करते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जाम्स के, वो भी पता नहीं लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आईआईटी में नहीं होता ये प्रॉब्लम, जेई में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये AIEEE जैसे 2003 में आया हुआ, तो 2003 में स्टार्ट ही हुआ था AIEEE, तो उस समय एक्चुअल पेपर देख के भी पता लग जाएगा कि उसका क्या लैंग्वेज था। यहाँ पे लैंग्वेज कई बार चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोकल मिनिमा की बात करें तब तो 1 हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे तो -1 हो जाएगा। आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 112 112 सर 109। 109। The perimeter of a sector is P. The area of the sector is maximum when its radius is. (109). The perimeter of a sector is P. Radius. Area of the sector is maximum when its radius is. ये टोटल पेरीमीटर P है इसका। So सपोज ये मैंने x ले लिया, so x प्लस 2r का वैल्यू P यानी कांस्टेंट हो गया, r भी कांस्टेंट है, ठीक है। The perimeter of a sector is P. The area of the sector is maximum when its radius is. नहीं, रेडियस भी वेरिएबल है क्या? सेक्टर का एरिया बताओ, सेक्टर का एरिया क्या लिखें?
x by r into 1 upon 360 into pi r square. क्या? x by r x बाई आर into, एक मिनट, सॉरी सर, सॉरी. सर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2r. क्या? थीटा थीटा अपॉन अपॉन 360 इनटू तो पाई आर. तो थीटा कहाँ गिवन है यहाँ पर? वो तो नहीं. वो तो 10th क्लास का फॉर्मूला बता रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. अरे लेंथ ऑफ द आर्क जब हम सपोज कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द आर्क की फॉर्म में बताओ ना. ये देखो पुरानी सब चीजों में प्रॉब्लम ही हो जाता है तुम लोगों को, स्पेशली बेसिक चीजों में. 10th में पढ़ते हो एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. एल का वैल्यू होता है पाई आर थीटा बाई 180 व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. ये हम 10th में पढ़ते हैं. फिर 11th में जब मैं पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में तो वहां पढ़ते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इज आर इंटू थीटा व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. ठीक है, दोनों से ही हम आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं. ए इज इक्वल टू आर इंटू थीटा की जगह एल डाल दो तो एल इंटू आर बाई 2. अभी ये रिलेशन याद नहीं आ रहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू आर बाई 2. एल का मतलब एक्स हो जाएगा इंटू आर बाई 2. ठीक है, एक्स और आर दोनों वेरिएबल है, वो वहां दिया हुआ है अपने को एक रिलेशन. तो एक्स की वैल्यू आर की फॉर्म, क्योंकि आर की फॉर्म में निकालना है तो एक्स की वैल्यू उठा के वहां से डाल दो. p माइनस 2r मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. रिलेशनशिप ही तो डेवलप करना था. आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. नेक्स्ट वाला बोलो. 112. 110. If y is equal to a log x plus bx square plus x has its extremum values at x is equal to 1 and 2, that means 1 and 2 के ऊपर dy by dx का वैल्यू 0 होगा. तो a और b में दो रिलेशंस आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे. dy by dx का वैल्यू है a अपॉन x प्लस 2bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सॉरी, ये dy by dx हो गया. इसका वैल्यू 1 पे और 2 पे दोनों पे 0 आ रहा है. 1 पे निकालेंगे तो a प्लस 2b प्लस 1 शुड बी 0 एंड 2 पे निकालेंगे तो a बाई 2 प्लस 4b प्लस 1 इज 0. दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a और b निकाल लो बस. नेक्स्ट वाला बोलो. 112. 112. If PQ and PR are the two sides of a triangle, then the angle between them which gives maximum area of the triangle is. PQ and PR are the two sides of a triangle. Then the angle between them which gives maximum area of the triangle, ये वाला एंगल. करेक्ट. PQ and PR are the two sides of a triangle. That means the sides are constant. साइड लेंथ जो है वो कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या चीज हो गया? एंगल. समझ में आ गया? ठीक है. सो द एंगल इज वेरिएबल p.
इसके ऑपोजिट जो साइड है वो Q हो गया, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो R हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है। एंगल को हमें इस तरह से वेरी कराना है कि जो मैक्सिमम एरिया दे दे अपने को। वापस वही पुरानी चीज याद करो, SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। जनरली हम उसमें ऐसे यूज करते हैं, ABC इज अ ट्राइंगल, साइड A, साइड B, साइड C, एंगल A, एंगल B, एंगल C। कैपिटल लेटर्स एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिराइव करते हैं वहां पर हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ CA साइन B। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट मत करो, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दो। तो यहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा हाफ QR इंटू साइन P। मैक्सिमम होने के लिए साइन P का वैल्यू 1 होना चाहिए, विच इज 90 डिग्री। चेक करो आंसर क्या है। यही है सर, यही है सर, हाँ यही है। चलो आगे नेक्स्ट वाला बोलो। कहां तक करना था आज? सर 50 करने थे। 112 तक ही तो कर रहा 50 कहां तक आ रहा है? था सर, 112 तक ही कर रहा था। 100 12। 112 तक आ रहा था। यस सर, 61 से करना था ना। हाँ मतलब 112 तक फाइनल आ रहा है क्या 50 क्वेश्चंस? यस हैं? सर। हो गया Yes, खत्म? ठीक है। अब कितने क्वेश्चंस बचे हैं देख लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हम कर चुके हैं बीच में। जो भी बचे हैं 50 क्वेश्चंस बचे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस बचे हैं। 181 रॉन्ग है क्वेश्चन, कैंसिल कर देना उसको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो 187 तक कंप्लीट करो। बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी हैं कंप्लीट जरूर से करना है, ठीक है। अब बचे हुए टाइम में मैं थ्योरी तो स्टार्ट करवा देता हूं इंटीग्रेशन की। indefinite integration, indefinite integration। कौन नहीं है क्लास में? सर ब्लर आ रहा है। किसकी आवाज है? माधवी। माधवी। बाकी लोगों के ठीक आ रहे हैं? यस सर, सही आ रहा है। मैं सही आ रहा है? रिजॉइन करती हूँ इसे। हाँ रिजन कर। ठीक है स्टार्ट करें। ऑलराइट। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है जितना कि डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन मैकेनिकल होता है क्योंकि उसमें दो रूल्स अवेलेबल थे जो कि इंटीग्रेशन में नहीं है, एंड दोज टू रूल्स मेक differentiation to be very very easy, very mechanical।
जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शंस को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक तो उसमें कोशिएंट रूल अवेलेबल था जो कि इंटीग्रेशन में अवेलेबल नहीं है, ओके। और दूसरा उसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसा एक बहुत ही मार्वलस और बहुत ही जबरदस्त रूल अवेलेबल था, जो जो फंक्शन दिखता जाता है उसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो बहुत काम आसान हो जाता है हमारा। इंटीग्रेशन में वो भी नहीं है, नाइदर द कोशिएंट रूल नोर द फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल। तो इंटीग्रेशन में चेन रूल भी नहीं है और कोशिएंट रूल भी नहीं है। इन दोनों रूल्स के नहीं होने की वजह से इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी ट्रिकी, वेरी टेक्निकल, ठीक है। बहुत बार मैनिपुलेशन सोचना पड़ेगा, उसको हमें सही फॉर्म में लाना पड़ेगा और तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो जब किसी फंक्शन को हम ऐसे फॉर्म में ले आते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म। तो जनरली क्वेश्चन में हमारा मेन टारगेट यही होता है कि पहले उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाया जाए। इंटीग्रेबल फॉर्म में लाते ही फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। लेकिन जो इंटीग्रेशन है वो भी इतना आसान नहीं है क्योंकि काफी सारे रूल्स हैं पढ़ने के लिए। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आने के बाद भी सारे रूल्स अपने को याद होने चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो वही सब चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर डिफरेंशिएशन पे कमांड नहीं है यानी थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन फास्ट आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन के लिए अपन सोच नहीं पाएंगे कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, कैसे सोचें, कैसे इसको मैनिपुलेट करें। तो वहां पे मैंने बोला था, यहां पर अब मैं आगे बोल रहा हूं कि अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आगे सारे चैप्टर्स बेकार हैं, कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काम आएगा, डिफरेंशियल एरिया निकालने के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काम आएगा, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काम आएगा, ठीक है। तो कैलकुलस के अब अपने पास में 3 चैप्टर्स बचे हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एरिया। मैं दोनों को एक ही चैप्टर में काउंट कर लेता हूँ। काफी लोग अलग अलग भी समझते हैं दोनों चैप्टर्स को, एनसीईआरटी में भी अलग अलग दिया हुआ है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सब में इंटीग्रेशन काम आने वाला है। विदाउट इंटीग्रेशन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। और हायर एजुकेशन जब भी आप इंजीनियरिंग करोगे या कोई भी आगे का कोर्स करोगे, इंटीग्रेशन तो कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए। ये भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों को फोबिया बन जाता है इंटीग्रेशन का, जब ठीक से वो समझते नहीं है या प्रैक्टिस टाइम से नहीं करते हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम से प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मेरे बता दिया उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो प्रॉब्लम्स को, तो वो फोबिया बन जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। और कुछ लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगता है इंटीग्रेशन, जो कि टाइम से कर रहे हैं और समझ के कर रहे हैं काम को या सोचना जानते हैं, तो उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही मजेदार बन जाता है, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमको इंटीग्रेशन मजेदार बनाना है या फोबिया बनाना है, ठीक है। समझना है चीजों को और टाइम से काम करना है, तो फिर इंटीग्रेशन में बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलें या एंटी डेरिवेटिव बोलें, एक ही बात है। एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वन एंड द सेम थिंग। यानी डेरिवेटिव का जो उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। सो इफ आई से, इफ मैंने एक फंक्शन लिया से f of x, उसका डेरिवेटिव इज कैपिटल एफ एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू मैंने कैपिटल एफ एक्स सपोज कर लिया, ये मैंने अपनी तरफ से सपोज किया है। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज बोलें या दिस मीन्स f of x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स dx विद रेस्पेक्ट टू x। ये सब सिंबल्स हैं। ये सिंबल ऐसा क्यों बनाया, ये सब भी रीजन बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद में। dx का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x, कैपिटल एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन विल बी स्मॉल एफ एक्स। आगे समझ में, ठीक है। अब नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अगर मैं इसको ऐसे लेता, एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, ठीक है,
तो एफ डैश एक्स आ जाता विच इज कैपिटल एफ एक्स जैसा हो गया, और सी का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, देयरफॉर इन जनरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, बट ये ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी कैपिटल एफ एक्स ही होगा, तो कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो इन जनरल स्मॉल एफ एक्स प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, ये वाला इसी का एक पर्टिकुलर केस है जब सी को हमने 0 डाल दिया। जब इस केस में हम सी को 0 डाल देंगे तो ये वाला मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, सो दे आर सेम, सो दिस इज द जनरल इंटीग्रल। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ सी हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू इनडेफिनेट है, सी की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, हर सी की वैल्यू के लिए ये ट्रू होने वाला है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उसमें सी नहीं होता है क्योंकि वो एक ही वैल्यू हो गई। डेफिनेट इंटीग्रल इसीलिए बोलते हैं उसको। ठीक है, दिस सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करेक्ट, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी को अवॉइड नहीं करना है, निग्लेक्ट नहीं करना है, और सी लिखने की आदत होनी चाहिए हमेशा। ओके, रीजन समझाता हूं उसका। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेरे पास फंक्शन है और उसका मैंने इंटीग्रल किया, जो भी अपन सीखेंगे आगे चल के, तो उसके जो आंसर्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, किसी ने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन निकाला तो हो सकता है उसका अलग आंसर आ जाए, किसी ने कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाला तो उसका हो सकता है कि आंसर अलग आ जाए। ठीक है, बट what is to be understood here is the form of the answer is different. ठीक है, but any two answers will always differ by a constant. कोई भी दो आंसर हो, कोई भी कितने भी आंसर निकालो, इट डजंट मैटर, लेकिन वो कांस्टेंट से ही डिफर करेंगे, कांस्टेंट का ही डिफरेंस आना चाहिए उनमें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। डेरिवेटिव हम साइन इनवर्स एक्स का निकालते हैं, dy by dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, dy by dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड dy by dx ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा बताओ? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो कुछ लोग देख रहे हैं, मैंने जरा सा चेंज किया कि उस माइनस को उठा के इधर डाल दिया, उसमें सोचने लग गए, इसका मतलब डिफरेंशिएशन पे कमांड ही नहीं है, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे इंटीग्रेशन में फिर। ठीक है, therefore I can say integration of this function could be either sin inverse x or could be minus cos inverse x. दोनों ही सही हैं अपनी जगह पर। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लिख के बताता हूं। That means therefore we can say integration of 1/√1 minus x square dx is equal to sin inverse x और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों आंसर सही हैं अपनी जगह पर। ठीक है, अब अपनी बात को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों आंसर का अलग अलग फॉर्म आ गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि फॉर्म अलग है तो आंसर अलग हो गया या डिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं है। बोथ आर करेक्ट। जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी है, अब ये एफ एक्स किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक एफ एक्स प्लस सी लिखा, दूसरे में एफ एक्स प्लस सी1 लिख दिया,
कोई दूसरा फंक्शन प्लस C1, इसका मतलब कांस्टेंट का तो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली दोनों जो फंक्शंस हैं दे डिफर बाय अ कांस्टेंट। हाउ कम? सिंस साइन इनवर्स x माइनस ऑफ माइनस कॉस इनवर्स x डिफरेंस इज इक्वल टू π/2 होता है। रिकॉल करो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। तो दोनों का एंटायरली डिफरेंट फॉर्म आ रहा है, बट इफ यू रियली डू इट प्रॉपरली, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर्स और मल्टीपल आंसर्स, any two different answers will always differ by a constant of integration या constant simply, जिसको हम constant of integration बोल सकते हैं in general। आगे सबको समझ में ये बात, ठीक है। इसलिए constant of integration is very very important, do not neglect it, do not avoid it, you have to always write constant of integration। आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस समझ में। जनरली बच्चे ना तो लिखते हैं ना उसका ध्यान देते हैं, कुछ खास परवाह नहीं करते उसकी, बट अच्छे क्वेश्चन जहां पे भी बनेंगे वहां पर ये अपना रोल जबरदस्त प्ले करता है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस में मैटर नहीं करता होगा और सब लोग इजी चीजें तो देखते हैं, इसीलिए तो उनको लगता है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट नहीं, दे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that was the concept of constant of integration. Now, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख रहा हूं डेरिवेटिव से, ठीक है। तो डेरिवेटिव सोचना है ना, और उससे फिर इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको ध्यान रखना है कि हम कैसे, मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्मूले। और शुरू में बहुत कंफ्यूजन होगा फॉर्मूले में जब हम डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर टाइप के लगेंगे, तो बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होगा शुरू में। बट इफ यू रियली गेट द थिंग्स क्लियर इन योर माइंड, तो फिर वो कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए, है ना, मैंने सबसे पहले लिखा x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो कैसे सोचोगे? x की पावर n किसका डेरिवेटिव होता है? ऐसे में डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग x की पावर n किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे ये सोचोगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। अब सोचो x की पावर n किसका डेरिवेटिव होगा? x की पावर n plus 1 upon n plus 1। यस, x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1, करेक्ट, क्योंकि n plus 1 आगे आ गया, इंटू x की पावर n हो गया, डिवाइडेड बाई n plus 1 है, n plus 1 कट गया तो x की पावर n आ गया। ऐसे फास्ट थिंकिंग करनी है, ठीक है। सो थिंकिंग का प्रोसेस समझना है, तभी वो माइंड स्टार्ट करेगा काम करना। तो x की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, obviously n is not equal to -1 here, क्योंकि वैसे भी अगर x की वैल्यू x की पावर -1 लूंगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वही वाला ले लेते हैं, 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है? log x। log x का। देयरफॉर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x। अब मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करूंगा, log ऑफ मॉड x लिख रहा हूं, क्योंकि log ऑफ मॉड x का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है। समझो यहां पर log मॉड x का मतलब है log ऑफ x if x is positive, log ऑफ माइनस x if x is negative। जीरो तो आएगा ही नहीं। डेरिवेटिव निकालो, इसका निकालोगे तो 1/x आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1 अपॉन -x आएगा इंटू -1, फंक्शन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर अगेन 1/x आ गया। तो 1/x इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ मॉड x, इसलिए
1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod x प्लस c। तो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में अगर मैं कभी मोड नहीं भी लिखूं, दो आई विल ट्राई टू राइट मोड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कभी अगर नहीं भी लिखता हूं तो log के साथ जब भी हम इंटीग्रेशन करके लिखेंगे मोड आएगा ही आएगा। आ गया समझ में? log ऑफ mod x। नेक्स्ट इसी के कुछ पर्टिकुलर केसेस ले लेते हैं, जैसे x dx ले लिया क्योंकि डायरेक्टली काम आएंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा। फोर्थ रूट x ले लो dx, रूट x, तो x की पावर हाफ हो गया, x की पावर हाफ प्लस 1 3/2 आएगा, नीचे 3/2 आएगा तो 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c। फिफ्थ 1 अपॉन रूट x, ये काफी काम आता है, इसी का पर्टिकुलर केस है। x की पावर माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हाफ आ जाएगा, नीचे भी हाफ आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट x बन जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, जीरो किसका डेरिवेटिव होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट का, तो बस कांस्टेंट हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो 0 प्लस c, वही c आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी x की पावर 1, x की पावर 1 हो गया एक तरह से, सॉरी आई एम सॉरी, x की पावर 0, x की पावर 0, तो क्या हो जाएगा बोलो? उसी का पर्टिकुलर केस है, 0 प्लस 1 नीचे भी 1 आ जाएगा, x प्लस c, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 इंटू dx बोले या इंटीग्रेशन ऑफ dx सिंपली। एट्थ e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? e e की की पावर पावर x। सिंपल है। a की पावर x किसका डेरिवेटिव होगा? सोच के बताना है आंसर। a की पावर x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता है? सर a की पावर x अपॉन अपॉन हाँ, log ऑफ क्या? a की पावर x अपॉन log ऑफ a। करेक्ट, a की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e, ऑफ कोर्स टू द बेस e चल रहा है सब जगह, क्योंकि a की पावर x का डेरिवेटिव होता है, एक बार लिख देता हूं, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a ln a प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एक, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन log a, इसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x इंटू log a, log a कट गया तो a की पावर x आ गया। ठीक है, इसीलिए मैं उल्टा पूछ रहा हूं जिससे कि सोचने की आदत बढ़े, क्योंकि आगे चल के बहुत सोचना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। थिंकिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं हिलेंगी। ओके, a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? a की पावर x अपॉन log a का, तो इसलिए a की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया a की पावर x अपॉन log a। करेक्ट। 10th a की पावर x हो गया, log 1 अपॉन x हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव माइनस cos x। माइनस cos x, माइनस cos x। माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा।
cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x. हाँ, sin x, sin x sin x, करेक्ट। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। 12th, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? 10x 10x, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। अभी हमने 10x का इंटीग्रेशन नहीं निकाला है, वो थोड़ा आगे चल के निकालेंगे, ठीक है। तो sec स्क्वायर x क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। राइट। 13th, sec x इंटू 10x किसका डेरिवेटिव होता है? sec x sec x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन sec x बन जाएगा। cosec स्क्वायर x डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? minus cot x cot x cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x होता है, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस लगाने से cosec स्क्वायर x आ गया, तो इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का c। 14th, 15th, cosec x इंटू cot x डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? cosec x माइनस cosec x, क्योंकि cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। शुरू में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, जितना शुरू में केयरफुल रहोगे आगे उतना ही आसान होता जाएगा, और शुरू में केयरलेस रहे मिस्टेक्स होना शुरू हो जाएंगी। करूं प्रोसीड? 16th, वन अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? sin inverse x साइन इनवर्स एक्स and minus cos inverse x प्लस सी, या फिर लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस C1। 17th, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? tan inverse x and minus cot inverse x tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस C1। 18th, डेरिवेटिव ऑफ या x 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? sec inverse x सेक इनवर्स x and minus प्लस cosec सी और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस C1। बोलो आगे यहां तक समझ में? एनी प्रॉब्लम सो फार? नाइनटीन्थ, दो फंक्शंस के सम का इंटीग्रेशन अगर हम निकालना चाह रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी सेपरेट हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके रिवर्स प्रोसेस में भी सेपरेट ही हो जाएगा। सो दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग करके हम ऐड कर देते हैं। सिमिलरली डिफरेंस में भी ऐसा ही होगा, सब्ट्रैक्शन में
fx minus gx dx is equal to integration of fx dx minus integration of gx dx. इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स, k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना है, कोई वेरिएबल बाहर नहीं निकालना इंटीग्रेशन से। k इंटू एफ एक्स डी एक्स इज k मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही होता है। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, अभी तक मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं बताया है, इतना जल्दी नहीं आएगा, प्रोडक्ट रूल थोड़ा आगे आएगा अभी एक दो क्लासेस के बाद में। ओके, क्वोशिएंट रूल नहीं होता है, ये बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बोल चुका हूं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, सिमिलरली चेन रूल नहीं होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, अब एक दो पहले एग्जांपल्स लेता हूं, इंटीग्रेशन में थोड़ा ऐसे ही चलेगा, कभी क्या लूंगा कभी क्या लूंगा, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली एंड थॉरोली। एनसीईआरटी बुक में से ले रहा हूं अभी शुरू में, ओ सेकंड पार्ट है ही नहीं मेरे पास अभी, अभी है नहीं मेरे पास में बुक, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे का कर लेते हैं। 22 इंटीग्रेशन में अपन क्वेश्चन बनाने में भी केयरफुल रहना होता है, ऐसे ही हवा में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, नहीं तो बहुत गलतियां भी हो जाती हैं। ओके, 22 किसका लिया जाए, डायरेक्टली कैसे बता सकते हो मुझे 10x किसका डेरिवेटिव होगा? मुश्किल हो जाएगा थोड़ा बताने में, चलो फिर पहले ये वाला करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इससे भी हम कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले अभी डिराइव करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो, एक पहले एग्जांपल लेता हूं, एक उससे समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे को इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या लगता है तुम लोग को, साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स का, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो? यानी ये सोचना है कि साइन एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा। कैन यू थिंक ऑफ दैट? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ मुझे। माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लिख दूं? आई एम आस्किंग यू। क्या ये सही है? कैसे चेक करोगे? डिफरेंशिएशन पे sin x स्क्वायर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन करने पे sin x स्क्वायर आना चाहिए, बट आ नहीं रहा है। अरे हाँ, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन करने से? 2 sin x minus 2 cos 2x sin x स्क्वायर। हाँ, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब अनकॉन्शियसली मैंने क्या कर लिया है, मैंने चेन रूल लगाने की कोशिश की है, साइन का कर दिया, माइनस कॉस हो गया, उसके बाद आगे देखेंगे कि होता है या नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ में? जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे एक्स ही आएगा, एक्स स्क्वायर अगर आ गया तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसलिए साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो साइन एक्स स्क्वायर पे नहीं लगेगा, इसीलिए इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है।
ये बात सबको समझ में आ गई क्या मेरी? ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ये इजी एग्जांपल लिया मैंने, तो समझ में आ रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं आ रहा है, इसलिए गलत है। इनफैक्ट साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम निकाल ही नहीं सकते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल एज द सम और द डिफरेंस ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इतना चेंज हो जाता है प्रॉब्लम, इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली केयरफुल व्हाइल लर्निंग इंटीग्रेशन। अब अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2x, या चलो 2x से लिख देते हैं, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, बट हम इसको कैसे करेंगे? ऐसे तो हर बार तो सोच नहीं सकते कि वो किसका डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हम कुछ प्रोसेसेस निकालते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको सही तरीका क्या है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लाने का? मुझे इंटीग्रेशन करना है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा चीज है वो हमारी एडजस्ट हो जाए। सो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 1। dt को उधर ले जा सकते हैं, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं यही लिखूंगा, ये वाला नहीं लिखूंगा, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। ये मैंने समझाने के लिए अभी लिखा है, जिससे कि पता रहे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो एक बार मैं रिकनेक्ट कर लूं। अभी क्लास ही खत्म होने वाली है, अब तो 2 मिनट की बात हो रही है, बस खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया, बस यही प्रॉब्लम ले रहा हूं आज। सो यहां पे देखो, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, ये वाली क्वांटिटी पूरी मिलके यहां से ये वाला पूरा क्वांटिटी वो dt बन गया। तो द इंटीग्रेशन बिकम्स व्हाट? साइन ऑफ t इंटू dt। ठीक है, अब साइन t का तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस t। सो माइनस ऑफ कॉस t प्लस सी, t की वैल्यू वहां से उठा के वापस डाल दो, तो माइनस का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड वी आर डन। आ गया समझ में सबको? ठीक है, इस तरह से अपन इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पढ़ा के कंप्लीट करके रखना है AOD। ओके, कोई चीज मिस नहीं करना है, पहले प्रॉब्लम्स लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। तो एक बार थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बोर्ड देखना है। Yes.